नमस्कार। चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल को अपनी हवा को साफ करने के लिए एक और बूस्ट मिल गया है। चंडीगढ़ गैस अपने पेट तो थे ही, पर अब चंडीगढ़ को एक एयर प्योरीफिकेशन टावर भी चंडीगढ़ प्रशासन से दे दिया गया है। ऐसे करीब 5 टावर लगने हैं। आपको बता दें कि इसकी रेंज, इस टावर की रेंज तकरीबन 1 किलोमीटर है। जी हाँ, मतलब कि अभी ये टावर हम खड़े हैं चंडीगढ़ सेक्टर 26 ट्रांसपोर्ट लाइट पॉइंट के पास, और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर सारी हवा को ये प्योरीफाई करेगा। मतलब एयर को प्योरीफाई एज एन सेंस कि जितना हो सके हवा की क्वालिटी को सुधारने की ये टावर कोशिश करेगा। आपको बता दें करीब 5 करोड़ की लागत के साथ ये टावर बना है, और उसको बनने में करीब अगर हम कहें कि 3 से 6 महीने का समय लगा था। ऑल ओवर हम बात करें तो आज से ये टावर शुरू हो चुका है। ऐसे चंडीगढ़ में 5 और टावर लगने हैं। जी हाँ, ऐसे चंडीगढ़ में 5 और टावर लगने हैं, जिसमें से 2 चंडीगढ़ सेक्टर 17 इंडस्ट्रियल एरिया में लगने की बात की जा रही है। आपको दिखाते हैं कि एक बार इस टावर की नज़र आप देख लें, कैसे 5 और लगने हैं अभी चंडीगढ़ में, और उनकी 5 की अगर एक बार देखते हैं कि वो सफल हो जाते हैं तो उसके बाद 10 और का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है। अभी तक जो टावर लगने हैं जिनकी बात ख्याल सामने आ रही है वो ये है कि 2 टावर चंडीगढ़ सेक्टर 17, 1 टावर आप देख सकते हैं चंडीगढ़ सेक्टर 26 ट्रांसपोर्ट लाइटों पे, और वहीं इंडस्ट्रियल एरियाज में ये लगाए जाने हैं। 1 किलोमीटर का इनका रेडियस आपको दिया जा रहा है। इनको जैसी जानकारी है कि 1 किलोमीटर की रेडियस के अंदर ये एयर प्योरीफाई करेंगे। लगभग 20 साल इन टावर की लाइफ है। जी हाँ, लगभग 20 साल, तकरीबन 20 साल तक बिना किसी रिपेयर के, बिना किसी मतलब मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट, जो रेगुलर मेंटेनेंस होगी उसके दौरान ये टावर चलते रहेंगे। पर इसमें ना फिल्टर चेंज करने की ज़रूरत है, ना ही किसी तरह की कोई अगर हम कहें कि मेजर अपग्रेड करने की जरूरत होगी। 20 से 30 साल इनकी अगर हम कहें उम्र बताई जा रही है। और ये जो भी टावर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसे पूरी तरह से अभी कंपनी के खर्चे में बनाया गया है। ऐसे 5 और टावर्स लगेंगे, और एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये चल रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो चंडीगढ़ में ऐसे आपको 10 और टावर्स देखने में मिल सकते हैं। ऑल ओवर चंडीगढ़ की एयर क्वालिटी को सुधारने में काफ़ी हद तक ये टावर्स मदद करेंगे। अभी तक जितनी जानकारी मिली है, जिसका टेस्ट रन हुआ है, उसमें बताया गया है कि करीब 5 डिग्री तापमान इन टावर्स के चलते कम हो पाया है। तो होपफुली इससे चंडीगढ़ की हवा और ज़्यादा सुधरेगी, और चंडीगढ़ जो सिटी ब्यूटीफुल है वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा। चंडीगढ़ से अमित कुमार, ANB न्यूज़। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश कुमार यादव मैनपुरी में शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने शिवपाल सिंह यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है शिवपाल सिंह यादव के लिए एक सीट हम छोड़ देते हैं। वहीं और शिवपाल यादव को लेकर उन्होंने कहा है पार्टी में शिवपाल सिंह का सम्मान हमेशा बरकरार रहेगा और उनको सम्मान पूर्ण रूप से दिया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं में धर्म फैला रही है। हम अगरबत्ती जला रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगरबत्ती नहीं जला रही है। इनके झूठ से बचो, इनके झूठे प्रचार से बचो। देश की और दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। 6 महीने चुनाव के सिर्फ रह गए हैं। हिंदुत्व का ऐसा मुद्दा बीजेपी लेके आएगी, बाकी सब पार्टियों के मुद्दे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बयान दिया है बम्बई में। अरे सुनिए, आप भी हिंदू, हम भी हिंदू। ये जितने आए हैं अभी घर में अगरबत्ती जला के आए होंगे, हम तो जला के आए। भाजपा ही कहीं अगरबत्ती नहीं जलाती, ये केवल नफरत फैलाते हैं। सर, आखिरी सवाल, शिवपाल जी अक्सर कहते हैं कि मैं अखिलेश जी से समय मांगता हूं, समय नहीं मिलता है, और हम तो उनके साथ आना चाहते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं कई बार सफाई दे चुका हूँ, कई बार इस पर बात रख चुका हूँ। उनका छोटा दल है, उनका भी एक दल है। उस दल के लिए समाजवादी पार्टी सीट छोड़ेगी, उनका पूरा सम्मान होगा। वहीं मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी, ANB न्यूज मैनपुरी। उत्तर प्रदेश में लगातार बाढ़ का कहर बद से बदतर हो रहा है। बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर में भी लगभग 300 से अधिक गांव पूरी तरीके से प्रभावित हैं, और 3 लाख की आबादी पूरी तरीके से उत्तर गोरखपुर में प्रभावित हो चुकी है। इसको लेकर अभी विगत 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया, बोर्ड के माध्यम से सर्वेक्षण किया, और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करते हुए उन्होंने बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया, और जिला प्रशासन को सख्त हिदायत दिया कि जो भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन्हें 3 दिन के अंदर जो भी राशन है और जरूरी सेवाएं हैं वो मुहैया करा दिया जाए। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो भी आदेश था, यहाँ जिला प्रशासन पूरी तरीके से इसमें पलीता लगाता नजर आ रहा है। अभी हम जिलाधिकारी कार्यालय गोरखपुर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुष आए हैं,
और उनकी बस एक ही समस्या है, बाढ़ प्रभावित होने के बावजूद उन्हें जो भी जरूरी सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, वो मिल नहीं रही हैं। इसको लेकर वो उनको खुद यहाँ चलकर जिलाधिकारी कार्यालय पर आना पड़ा। ये विडंबना ही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश को गोरखपुर का ही जिला प्रशासन पूरी तरीके से नहीं मान रहा है। कुछ महिलाएं यहाँ मौजूद हमारे साथ। ये बताइए क्या समस्या, आप गोरखपुर आई हैं यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पे? हम लोग ये समस्या से आए हैं कि बाढ़ से परेशान हैं, घर डूब गया, गांव डूब गया, तो उसमें कोई हमको सुविधा नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं मिला। हम प्रधान के बोले तो प्रधान कह रहे हैं ये प्रधान नहीं करते हैं, आप लोग एक मेजॉरिटी बनाइए, एक ग्रुप बनाइए और ग्रुप बना के सारे औरतें कोई उसमें 2-3 औरत ऐसा हो जाए कि अपना सुविधा खुद बनाइए। तो हम प्रधान के क्या सुने, हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं। प्रधान का नाम है नाहर प्रधान। अच्छा, कब से आप लोग प्रभावित हैं? बाढ़ कब से आपके गांव में आया? 1 महीने हो गया। हाँ, 1 महीने में सरकारी क्या सुविधाएं? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, न कोई अधिकारी, न कोई जांच, न कोई पड़ताल, न कोई कुछ नहीं। यानी जो प्रधान होता है वो जनता जो वहाँ गांव के निवासी है उनका माध्यम बनता है और जिला प्रशासन और सरकार तक उनकी बातों को पहुंचाता है। लेकिन यहाँ का स्थानीय प्रधान साफ तौर पर यहाँ गाँव वासियों को मना कर दिया। उसने कहा ये मेरा काम नहीं है, आप एक झुंड में जाइए, जिला प्रशासन से मिलिए। तो कुल मिला जुला कर कहें, स्थानीय पार्षद, प्रधान और जिला प्रशासन पूरी तरीके से बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने में फेल साबित हो रहा है। हालांकि खबर चलने के बाद अगर जिला प्रशासन इन बाढ़ प्रभावित लोगों की सुध लेता है तो ऐसे में इनकी जिंदगी फिर से संवर सकती है। ANB न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। देवरिया के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपत मिश्रा ने लगातार कच्ची शराब, अवैध शराब के विरुद्ध एक बड़ी जंग छेड़ा है, जिसमें हर सप्ताह लगभग हजारों लीटर कच्ची बनाने वाली जो दारू है, महुए की दारू है, उसे बरामद करती है पुलिस और लोगों से शपथ पत्र भरवा करके छोड़ा जाता है जो लोग इस धंधे में शामिल हैं। हम आपको बता दें कि आज देवरिया जनपद में लगभग 700-800 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। पूरे जिले के थानों ने इसे मिलकर अभियान में किया है और जिसमें से 68 लोगों को पुलिस ने चालान किया है और उन पर कार्रवाई की है। फिर शपथ पत्र भरवा करके उन लोगों को छोड़ा गया है कि भविष्य में ऐसे कार्य नहीं करेंगे। इनके लिए एक और योजना बनाई गई है कि जिससे कि अवैध शराब में जो लोग शामिल हैं वो इससे मुख मोड़ करके अपने काम में लगें और अवैध शराब का धंधा बंद हो। वह दूसरा मामला यह है कि जिलाधिकारी ने एक पहल किया था कि ऐसे जो गांव में चिन्हित लोग हों उनको नरेगा के तहत जोड़े जाए गरीब लोगों को, जिससे कि अवैध शराब की धंधा से दूर हो सकें और देवरिया अवैध शराब की चपेट में न आए, राजस्व का नुकसान न हो और किसी को अवैध शराब, जहरीली शराब से कोई मौत न हो। इसके लिए सीधे तौर से प्रशासन ने काफ़ी सख्ती की है और पुलिस अधीक्षक की सख्ती कहीं न कहीं रंग ला रही है। महीने का हम आंकड़ा दें तो अभी तक लगभग 250-300 लोगों पर प्रबंधित किया जा चुका है और हजारों लीटर कच्ची दारू और बरामद करके पुलिस ने लोगों को संदेश दिया है। देवरिया से कैमरामैन मुकेश के साथ विशाल मिश्रा, NB न्यूज। कि हम बात कर लें पूरे देश भर में कोरोना महामारी का प्रकोप फैला हुआ है। वहीं हम बात कर लें जनपद जालौन की, तो जनपद जालौन में कुछ समय पहले जनपद जालौन कोरोना महामारी से मुक्त हो गया था, लेकिन कुछ समय नहीं हुए कि जनपद जालौन में कोरोना पॉजिटिव की संख्या मिलना शुरू हो गई है। वहीं जहां एक ओर कोरोना महामारी से लोग परेशान थे, वहीं अब दूसरी ओर डेंगू फीवर से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं जनपद जालौन में डेंगू फीवर के मरीज 3 हो चुके हैं। वहीं जब हमने इसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से ली तो उन्होंने बताया कि जनपद जालौन में डेंगू फीवर के मरीज 3 हो चुके हैं। वहीं जो भी डेंगू फीवर का मरीज आता है उसकी टेस्टिंग कराकर उसका बेहतरीन तरीके से इलाज कराया जा रहा है। वहीं लगातार जनपद जालौन में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है जिससे लोग जागरूक हों और डेंगू फीवर से बच सकें। के लिए देखो हमारी ये निरंतर जो है हम गतिविधियाँ उसके रोकथाम के लिए करते रहते हैं, जिसमें जल जमाव, जल भराव की स्रोतों को खत्म करना, फॉगिंग करना, लार्विसाइडल का छिड़काव करना और जहाँ भी बुखार के रोगी आते हैं उनकी रक्त की जांच करा के उनको तुरंत उपचार के लिए कराना, व्यापक प्रचार प्रसार करके जन जागरण फैलाना कि कैसे ये बीमारी होती, कैसे इसका बचाव किया जाता है, ये लगातार चलता रहता है। अभी पिछले 10 दिन में हमारे यहाँ 3 डेंगू के रोगी आए हैं, 2 एट में और 1 मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट। वहाँ पे हमने विशेष रूप से ये कार्रवाई कराई है और जालौन
भारत देश को एक और मिला सिल्वर मेडल। इसके विजेता है गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी। आपको बता दें कि आज उनके आने से पहले ही कार्यालय को बड़ी सुंदर तरीके से सजाया गया और उनको फूल माला गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। जिलाधिकारी ने यहाँ पर आने के बाद बोलते हुए कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री और भारत की जनता, उत्तर प्रदेश जनता, गौतम बुद्ध नगर की जनता का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इतना प्रेम दिया। इस बारी मैं चूक गया जो सिल्वर जीत के लाया, अगली बारी मेहनत करूँगा, देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाऊंगा। यहाँ की जनता ने उनका आने पर दिल से स्वागत किया और उनको शुभकामनाएं दी थी। आपको बताते चले कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की है कि आप खेलों में रुचि लें और देश के लिए मेडल जीत के लाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ की जनता इनसे क्या प्रेरणा लेती है, यह तो आने वाला समय बताएगा। गौतम बुद्ध नगर से ANB न्यूज के लिए परवीन अरोड़ा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने बाराबंकी के जिलाध्यक्ष के पद पर शशांक कुशनेश को पदभार संभाला है और बाराबंकी में आज उनका स्वागत किया गया। बाराबंकी के जैतपुर में उनका आगमन था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका आज जैतपुर में स्वागत किया। इसी दौरान जिलाध्यक्ष के सामने ही कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा गई। लगातार उनके कार्यकर्ता जो है बीच रोड पर आतिशबाजी कर रहे थे, गोले दगाए जा रहे थे, तमाशा दगाया जा रहा था, लगातार वहाँ पर प्रदूषण फैलाया जा रहा था और ये नज़ारा बाराबंकी के कोतवाली जैतपुर के ठीक सामने हो रहा था और जो वहाँ पे मौजूद पुलिस थी वो मूक दर्शक बनी हुई थी। ये सारा नज़ारा पुलिस के सामने हो रहा था और यहाँ तक नहीं, बाराबंकी के जिला अध्यक्ष ने अपनी जो गाड़ियाँ थी वो बीच रास्ते पर रोकी और जिससे लोगों का आवागमन था वो पूरी तरह से बाधित हो गया। उसी भीड़ में एक एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी। हालांकि किसी तरीके से लोगों के कहने पर गाड़ियां किनारे की गई और उस एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने आज ही पदभार संभाला है और इस तरीके की हरकत जो है कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक हो सकती है। ANB न्यूज के लिए सत्येंद्र वर्मा, बाराबंकी। बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र में एक सिरफिरे युवक ने 5 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किया, जिस पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची, जहां से वो मौके से फरार मिला, लेकिन काफ़ी भागदौड़ के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मौके का SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने निरीक्षण किया है और उसकी जांच चल रही है। हल्दौर थाने क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ एक 25 वर्षीय युवक ने दुष्कर्म किया। इस संबंध में स्थानीय पुलिस बल, फील्ड यूनिट, महिला पुलिस एवं मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा चुका है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण एवं अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। IPC 376 IPC, पॉक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। इसका ट्रायल जल्दी से जल्दी चार्जशीट के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में ला करके सजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। ANB न्यूज से गुड्डू भारती, बिजनौर। राजनीति अगर स्वार्थी हो जाए तो वह किस हद तक गिर सकती है, इसका अंदाजा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हुई एक घटना के साथ लगाया जा सकता है। दरअसल रीवा SP कार्यालय में जिला पंचायत उपाध्यक्ष और कुछ सदस्यगण पहुंचे और वहां पर इंसाफ की गुहार लगाने लगे। हालांकि जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा और उपाध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि जिला पंचायत में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। इसी दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ साथ सदस्यगण मौजूद थे और 2 करोड़ रुपए के कार्यों को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन अध्यक्ष और सदस्यों के बीच में बात नहीं बन पाई और वहां से अध्यक्ष उठकर चले गए। जैसे ही अध्यक्ष जाते हैं तो जिला पंचायत परिसर में 50 से 100 की संख्या में लड़के आते हैं और वहां पर मारपीट की बात करने लगते हैं। मारपीट वो भी
जिला पंचायत सदस्यों के साथ। जैसे ही इस बात की जानकारी जिला पंचायत सदस्यों को लगती है तो जिला पंचायत के सदस्य वहां से अपनी जान बचाकर तत्काल रीवा एसपी कार्यालय पहुंचते हैं और वहां पर आवेदन पत्र देते हैं कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें जान से मारने की साजिश रची जा रही है। हालांकि रीवा एसपी ने आवेदन पत्र ले लिया है और उन्हें आश्वासन दिया है कि इसकी विधिवत जांच की जाएगी। वहीं जिला पंचायत कार्यालय का सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। हालांकि रीवा जिले में इन दिनों जैसे राजनीति में हलचल मची हुई है, इससे आरोप और प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। रीवा जिला पंचायत के वरिष्ठ सदस्य जयवीर सिंह सेंगर के द्वारा आरोप लगाते हुए कहा गया कि मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष देवतलाव विधानसभा से चुनाव लड़े हुए थे और वह भी देवतलाव विधानसभा से चुनाव लड़े हुए थे और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे। इस कारण से मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ मिलकर उन्हें जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। हालांकि इसकी शिकायत रीवा एसपी कार्यालय में हो चुकी है और इस पर जांच चल रही है। हकीकत क्या है यह तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन वरिष्ठ सदस्य जयवीर सिंह सेंगर के द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पर शराब माफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया गया है। हालांकि यह आरोप कितना सही सत्य साबित होता है यह तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। मथुरा जनपद की तहसील माट में आज भारतीय किसान यूनियन अम्बापता के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज तहसील में धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं 8 सूत्री मांगों को लेकर आज सीओ महावन को ज्ञापन भी दिया है। वहीं सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मथुरा जिले के जिला अध्यक्ष राजकुमार तोमर के द्वारा वहाँ सीओ महावन को उसका जो 8 सूत्रीय मांग थी उसको लेकर उनके धरना चल रहा था। धरने में जो उनका आरोप है किसानों का, जिस तरह जो तहसील में जो लेखपाल कानून हैं वो सही तरीके से किसानों से व्यवहार नहीं करते हैं, किसानों का जो काम है उनमें अड़चन करते हैं, उसको लेकर जो आज भारतीय किसान यूनियन अम्बापता के द्वारा आज तहसील माट में धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं नारेबाजी की, वहीं किसानों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर सभी अधिकारियों को अवगत कराया। वहीं सीओ महावन को अपना ज्ञापन देकर धरने को समाप्त किया और कहा कि अगर 2 दिन में इसका निस्तारण नहीं होगा तो आगे धरना देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसको लेकर आज वहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा भी भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई और वहीं सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा किसानों की जो समस्या है उसको लेकर वो धरना दिया और किसानों के द्वारा अपनी समस्याओं से प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराया। मथुरा से रिंकू शर्मा, एएनबी न्यूज। लखीमपुर खीरी जिले में मलेरिया और संचार रोगों की बढ़त देखते हुए लगातार जिला अस्पताल से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों की संख्या में इजाफा दिखाई देने लगा है और यही नहीं, मरीज गंभीर अवस्था में भी हो रहे हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौरसिया ने जिला मुख्यालय पर पत्रकारों से एक प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि मलेरिया और अन्य संचार रोगों की बढ़त को देखते हुए लगातार जिले से लेकर हर तहसील के स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट कर दिया गया है, जिसको लेकर जहां पर स्वास्थ्य महकमे में लगातार दवाइयों की कमी ना होने पाए इसलिए दवाइयों का भंडार कर दिया गया है। और यही नहीं, हर गली, हर मोहल्ले और हर तहसील पर लगातार मलेरिया की रोकथाम के लिए मलेरिया निरोधक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। और यही नहीं, उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी बताया है कि जिले के लगभग 5000 तालाबों पर मलेरिया की रोकथाम के लिए लगातार छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कि मलेरिया की मरीजों की संख्याओं में कमी नजर आए। लेकिन अब हालात यह देखने को मिल रहे हैं कि लगातार मरीजों की संख्या में बढ़त को देखते हुए लोगों में एक डर देखा जा रहा है। अब देखना यह होगा किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा इन मलेरिया और अन्य रोगों को रोकने में कामयाब होगा और किस प्रकार से मरीजों की संख्या में कमी आएगी। एएनबी न्यूज के लिए फारूक हुसैन, लखीमपुर खीरी। सहारनपुर पुलिस ने एक सनसनीखेज एक हत्याकांड का बड़ा खुलासा किया है। जी हां, आपको बताना चाहूँगा, पूरा मामला सहारनपुर के थाना चिलकाना क्षेत्र गांव फिरोजाबाद का है, जहां पर 3 सितंबर की रात को एक युवक की
गला घोटकर हत्या कर दी गई थी, बल्कि हत्या किसी और ने नहीं की, उसके सगे भाई ने और उसकी पत्नी ने मिलकर हत्या की। जहां पर 4 तारीख को पुलिस को सूचना मिली और एसपी सिटी राजेश कुमार पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और आगे ही कार्रवाई में जुटी। आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एच चन्नप्पा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि 3 हिस्से जमीन के लालच में रशीद की पत्नी व उसके सगे भाई ने संपत्ति के लालच में उसकी हत्या कर दी गई है। आज पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपए इनाम देने की बात कही है। कोविड-19 की संभावित तीसरी लड़ाई से पहले उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्राथमिक विद्यालय जो है खोल दिए गए थे। इन सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों की खासी आमद भी देखने को मिल रही है। वहीं पर जब बाजार स्कूल के ब्लॉक के पूरे बख्तावर प्राथमिक विद्यालय का जो है हमारी टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया, वहां पर रियलिटी चेक किया गया, तो वहां पर पाया गया कि बच्चे कोविड-19 की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विद्यालय स्टाफ के द्वारा कोरोना की गाइडलाइन का भी पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है, विशेष ख्याल रखा जा रहा है। अध्यापक सहित सभी छात्र छात्राएं मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कक्षा में पढ़ाई करते नजर आए। इसी के साथ सरकार के द्वारा चलाई जा रही मिड डे मील में मेन्यू के अनुसार जो है दोपहर का भोजन भी विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। वहीं पर जब वहां के प्रधानाध्यापक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शासन की जो मंशा है, जो उनकी गाइडलाइन है, उसके अनुसार जो है विद्यालय खोला जा रहा है और उसके अनुसार जो है मिड डे मील का संचालन भी किया जा रहा है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज, अमेठी। कानपुर में अतिक्रमणकारियों के ऊपर नगर निगम का बुलडोजर गरज उठा। जी हां, कानपुर के जोनल 2 अधिकारी नीरज पटेल ने कानपुर के जाजमऊ इलाके में फोर्स के साथ वहां पर अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को तोड़वाया। क्योंकि आपको बता दें, कानपुर का जाजमऊ एक ऐसा स्थान है जो सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में पुलिस की आवश्यकता सबसे ज्यादा जरूरत थी। पुलिस की PAC की बटालियन के साथ साथ RRF की भी टीमें वहां पर मौजूद रहीं। साथ ही नगर निगम के बुलडोजर ने अपना पूरा काम करा, जिसके बाद कुछ घंटों में ही वहां पर अतिक्रमणकारियों द्वारा जो भी अतिक्रमण किया गया था वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। इस बात की जानकारी कानपुर जोन 2 अधिकारी नीरज पटेल ने दी। कानपुर में जिस तरह से अतिक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमण जारी रहता है, जिस कारण से जिले में लगातार जाम की स्थितियां बरकरार रहती हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन को भी समस्याएं आती हैं और साथ ही साथ वहां पर आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। क्योंकि अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण से सड़क मार्ग से गुजरना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ऐसे में वहां जाम लगना लाजमी है। देखने वाली बात यह है कि क्या नगर निगम के उठाए हुए इस कदम से अन्य अतिक्रमणकारी इससे सबक लेते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन सत्यम गोस्वामी का अनुज तिवारी, ANB न्यूज, कानपुर। दो साल पूर्व हुए हत्याकांड का आज कासगंज पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कासगंज SP रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया है कि हत्यारा कोई और नहीं, उसका ही सगा भाई है। आपको बता दें, थाना सिरपुरा क्षेत्र के गांव नाथपुर के रहने वाले अजय उर्फ मुन्ना लाल की बीते 3 नवंबर 2019 की रात को अज्ञात बदमाशों द्वारा धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई थी। इस संबंध में मृतक के पिता अनूप सिंह ने सिरपुरा कोतवाली में अज्ञात हत्यारों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था। 2 वर्ष से अनसुलझा पड़ा, लिहाजा इस SP कासगंज रोहन प्रमोद बोत्रे ने टीम गठित कर सिरपुरा क्षेत्र में घटी हुई घटनाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया, जिसको लेकर 2 साल पूर्व हुए हत्याकांड का खुलासा हुआ। आपको बता दें, मृतक के भाई ने ही उसकी हत्या की गई थी। हत्या की वजह सामने निकल के आ रही है। जो आरोपी है उसका पिता एक रिटायर फौजी है, जो कि अपनी पेंशन का पूरा हिस्सा अपने मन बुद्धि बेटे को देता था, जिसके चलते आरोपी उससे चिढ़ता रहता था, जिसके चलते उसकी हत्या की गई। आपको बता दें, पुलिस ने
आरोपी विजय कुमार को पुलिस ने हिरासत में लेकर उसे जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। और वहीं पर पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया है कि जो भी केस पेंडिंग पड़े हुए हैं उन्हें हम जल्द से जल्द निस्तारण करेंगे। एएनबी न्यूज़ के लिए कासगंज से मैं अतुल यादव। वैक्सीन लगवाने के लिए आज सुबह से ही अस्पतालों में लंबी लाइन लगी है। लोग जागरूक हो चुके हैं, अब कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वैक्सीन लगवाने से लोगों को अनेक फ़ायदे हैं। ट्रेन यात्रा या बैंक में कोई भी काम बिना वैक्सीन लगवाए नहीं हो रहा था। लोग अब जागरूक हुए हैं और लंबी लाइन आज सुबह से ही अस्पताल में लगी है। अगर डॉक्टर ललित की MOIC की बात करें, डॉक्टर ललित ने बताया कि आज 4000 का टारगेट है। नेवादा ब्लॉक क्षेत्र में सरायकिल, नेवादा, पुरखास, आज सारे जगह में लगभग 4000 टीकाकरण लगना है। जैसे कि लगभग पूरे ज़िले में आज 20,000 का टारगेट है। चैल, कौशाम्बी ब्लॉक, मंझनपुर, मुदतगंज सारे ब्लॉक में मिला के लगभग 20,000 वैक्सीन आज की डेट में लगवाना है। आज यहाँ पे सुबह से लेकर अभी तक कम से कम 300 लोगों को कोवैक्सीन का कोविड का टीका लग चुका है। और कोवैक्सीन और कोविडशील्ड मिला करके लगभग 300 अब तक लग चुका है। जो टाइम हुआ है लगभग 3 बज रहे हैं। जी, तीसरी लहर को देखते हुए यहाँ काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं। जो यहाँ सरायकिल में काफ़ी लोग आकर के वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। मेरा नाम है लालबुद्दीन पटेल, डाटा ऑपरेटर, नेवादा। देखने वाली बात होगी कि लोग कल कैसे लंबी लाइन लगा के वैक्सीन कल भी लगवाएंगे, क्योंकि रोज़ाना लंबी लाइन ही लग के कोरोना वैक्सीन लगवाई जाती है। ऐमान अहमद, ANB न्यूज़, कौशाम्बी। रायबरेली जनपद में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन किसी न किसी वारदात को अंजाम देते हैं। ताजा मामला रायबरेली जनपद के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के असनी गांव का है, जहां पर महाराजगंज के मौजूदा ब्लॉक प्रमुख राजकुमार पासी पर दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें राजकुमार पासी और उनका ड्राइवर घायल हो गया। महाराजगंज थाना क्षेत्र में ग्राम हस्ती में आज सुबह राजकुमार नाम के एक व्यक्ति जो अपना ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे, वहीं पर उनका ट्रैक्टर निकालने को लेकर कुछ व्यक्तियों से विवाद हुआ। इस संबंध में 2 लोगों को तत्काल पुलिस ने पहुंच कर हिरासत में भी लिया है और इसमें अभी तक तहरीर नहीं प्राप्त हुई है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी उससे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं रायबरेली के अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में तहरीर मिली है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन सैलेन के साथ अमर प्रताप सिंह, ANB न्यूज़, रायबरेली।